आप लोग क्या बता रहे थे? हमने ये कहा कि यदि आप लोगों से कोई भी पूछ ले कि बेटा जनन क्या होता है, या पूछ ले कोई रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन रिप्रोडक्शन बोलने से ना प्रत्येक बच्चों के दिमाग में एक चीज फीड हो जाता है कि ये बात कर रहा है किसके बारे में? मानव के बारे में, इंसान के बारे में बात कर। ऐसा माइंड सेट होता कि नहीं होता है? और लोगों के दिमाग में थोड़ा ये भी बैठ जाता है कि इसकी चार सी आती है, हम कैसे बताएं ये चीज? होता कि नहीं होता है? एकदम सरल भाषा में बिल्कुल ऐसे बताना है कि उससे लगे ही ना कि हम क्या बता रहे हैं, है ना, बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन माइंड सेट हो जाए रिप्रोडक्शन कैसे पूछ लिया, होता है ऐसा ना? ऐसा बिल्कुल दिमाग में रखना ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को हम बाहर निकाल लेते हैं। बाहर का मतलब इसको इंग्लिश में लिख लें अगर हम, तो क्या बोलते हैं इसको? रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे इसको? रिप्रोडक्शन। अब यहाँ ध्यान से समझना, जो रिप्रोडक्शन ये और ये शब्द है ना, दो शब्द है। कैसे हैं? दो शब्द। एक तो है री, क्या है ये? री को हम बाहर कर लें, री को क्या कर लें? बाहर कर लें। और प्रोडक्शन को भी हम क्या कर लें? बाहर कर लें। ये ध्यान देना, प्रोडक्शन को हमने क्या कर लिया? बाहर कर लिया। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जैसे कोई भी बोल दे कि ये री है, री, अगर री को हम हिंदी में कहें तो इसे क्या कहेंगे हम? पुनः। क्या कहेंगे इसको हम? पुनः। क्या कहेंगे हम इसको? पुनः कहेंगे, या फिर से कह सकते हैं। कह सकते कि नहीं कह सकते हैं? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या होता है कि ये होता है पुनः, और इधर हमने लिखा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो उत्पाद। क्या होता है? उत्पादकता, या उत्पाद कह सकते हैं ना, या उत्पादन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उत्पादन कह लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उत्पादन का मतलब क्या हो गया? अब बहुत सरल भाषा में आपको बताना क्या है कि ये जनन क्या होता है। क्या बताना है? जनन क्या होता है। यहाँ सरल सिंपल में जनन बताना है। अब जैसे आपसे हम पूछें कि जनन क्या होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बहुत आसान भाषा में बोल सकते हैं, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल वही शब्द यहाँ दो शब्दों में लिखा गया है। क्या लिखा गया? दो शब्दों में। यहाँ लिखा है उत्पादन। क्या लिखा है? उत्पादन। उत्पादन मतलब होता है जब कोई अपनी जैसी चीजों की पुनः उत्पादन कर ले, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में क्या कहेंगे? अपने जैसी किसी चीज का हम उत्पादन कर लें, उसको क्या कहते हैं हम? रिप्रोडक्शन कर ले, पुनः कर ले, है ना? तो हम हैं, आप हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के द्वारा हम लोग आए, हमारे मम्मी पापा जैसे थे हमें वैसे बनाए, है ना? हम हैं, जब हमारी शादी होगी तो हमारे बेटे होंगे से होंगे। तो अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो तोड़ करके लिखना है कि पूछ ले कोई कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं या जनन किसे कहते हैं, हिंदी में आसानी से बताएंगे। अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करना ही जनन कहलाता है। एकदम सिंपल। इंग्लिश में उसी चीज को तोड़ के देगा, री, पुनः, प्रोडक्शन, यानी पुनः किसी चीज का उत्पादन कर लेना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ गए ना ये चीज? अब सिर्फ यहाँ, अब यहाँ ये बात आती है कि जीव जनन कैसे करते हैं। वही नहीं बात कि जीव जनन कैसे करते हैं, हमने ये बताया जनन क्या होता है। अब यहाँ पे जनन तो होते हैं, जैसे यहाँ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन अगर दे दिया जाए तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, हिंदी में एक को बोलेंगे एसेक्सुअल। क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? ये दोनों पॉइंट बहुत ध्यान देना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों है ना। अब ध्यान से समझिएगा ये दोनों क्या हैं। अब हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, मिटाने वाला कहाँ सर? हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन बोलेंगे, है ना? और इसे क्या बोलेंगे? दूसरे वाले को लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। अब ध्यान समझिएगा, दोनों शब्दों को क्या करना, हमें रटना नहीं है। किसी चीज को क्या करना है? रटना नहीं है। ध्यान दीजिए, हमने लिखा रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो है। हिंदी में हमने लिख दिया कि अलैंगिक जनन, और लिख दिया दूसरा लैंगिक जनन। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये यहाँ टकरा रहा है, इसकी आवाज सही नहीं जाएगी। अब ध्यान समझिएगा कि जो अलैंगिक और अलैंगिक दोनों हैं, यहाँ पे करना क्या है दोनों में। अब ये ध्यान देना है, जो अलैंगिक है,
जैसे आप लोग बोलते हैं ना प्रेजेंट, दूसरा बोलते हैं अब्सेंट, बोलते कि नहीं बोलते हैं प्रेजेंट अब्सेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट मतलब उपस्थित है और अब्सेंट मतलब अनुपस्थित है, उपस्थित नहीं है, यही हुआ। अब यहां भी इसका मतलब कुछ तो कारण है, क्या है? कुछ ऐसा कारण है, यहाँ पे आ लगा है, यहाँ पे नहीं लगा, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो आ लगा है ये आ यहाँ पे नहीं लगा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो असेक्सुअल और यहाँ पे सेक्सुअल लिखा है, दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। अब ध्यान से समझिएगा, इस चीज को पहले समझते हैं, इसे पहले समझेंगे तो इसे समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे सेक्सुअल देखिएगा, क्या लिखा है? सेक्सुअल या लैंगिक जनन। अब यहाँ पे होता क्या? यहाँ पे मेल क्या होता है? मेल, और दूसरा क्या होता है? फीमेल होता है ना। यानी यहाँ पे क्या रहेगा? एक तो नर रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? मादा रहेगा, है ना। मतलब इसका सीधा सा है कि जहां पे लैंगिक जनन होगा वहां पे नर और मादा दोनों उपस्थित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नर और मादा दोनों उपस्थित होने चाहिए। होने का मतलब क्या है? जो यहाँ पे ये मेल वाला है, मेल से क्या निकलता है? जब कभी भी आप लोग पढ़े होंगे या मैं आप लोगों को आनुवंशिकता जब पढ़ा रहा था तो वहां थोड़ा बहुत बताया था मैंने, है ना, तो वो याद होगा। यहाँ से क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो मेल है, इस मेल वाले भाग से जो निकलेगा क्या बनता है बेटा? स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। ध्यान देना, क्या बनता है? स्पर्म। और यहाँ से क्या बनता है? ओवम बनता है। क्या बनता है? ओवम। स्पर्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्राणु। क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है ना। और ओवम को क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। अंडा से नहीं बेटा, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडाणु। ध्यान समझिएगा, अंडा से अलग होता है और अंडाणु अलग होता है ना। यहाँ पे क्या होता है? शुक्राणु। यहाँ पे क्या होता है? अंडाणु होता है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये हमने ऐसे कुछ बना दिया, ये स्पर्म है, और यहाँ पे हमने क्या बना दिया? अंडाणु जो गोल गोल से है, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे? स्पर्म। इसे क्या कहेंगे? ओवम कहेंगे। अब जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ कहने का मतलब है जो होगा यहाँ पे इसी स्पर्म और ओवम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। तो मिलने के दौरान जो यहाँ मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। अब सोचो दिमाग में कि पूछ लिया, अक्सर क्वेश्चन में आता है फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, जो अभी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ता उसी को बोलते हैं, पर बोलने का तरीका थोड़ा चेंज हो जाता है। होता क्या है, यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मेल और फीमेल दोनों के मिलने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। अब ये जाइगोट जो होता है, अब यहाँ से यहाँ मिलने के प्रोसेस या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, या इसे हिंदी में क्या कहेंगे हम? निषेचन कहेंगे। अब ये जाइगोट आगे चल के क्या बनता है? ये दोनों मिले तो क्या बन गया? जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट, या हिंदी में युग्मनज कहेंगे। और यही आगे चल के क्या बनता है? इम्ब्रियो। क्या बनता है? इम्ब्रियो बनता है। इम्ब्रियो मतलब भ्रूण बनेगा ना, और यही भ्रूण आगे चल के क्या बनेगा? एक फीटस। फीटस मतलब होता है शिशु बनेगा। क्या बनेगा? शिशु बनेगा, एक बच्चा बनेगा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब इसी के बगल में यहाँ देख लीजिएगा थोड़ा सा, अब ये लिखा हुआ है असेक्सुअल। यहाँ पे हम क्या कह दें? इसी को देखो, तीर देना, समझ जाना। यहाँ पे लिखा गया अलैंगिक, यहाँ पे लिखा गया है लैंगिक। अब ये दोनों का मतलब क्या हुआ? जो लैंगिक शब्द है इसका मतलब ये हुआ कि दो लोग मिलेंगे। लैंगिक, जैसे यहाँ पे बच्चियां बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं ना, तो अगर दोनों का लिंग पूछा जाए तो वो बोलेगी हम महिला हैं या गर्ल है, ये बोलेंगे हम बॉय हैं। तो दो हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ वही चीज। अब यहाँ वो क्या है? अलैंगिक में ये चीजें नहीं पाई जाएंगी। क्या होगा? ये चीजें नहीं पाई। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि मादा या नर दोनों रहें, नहीं।
यहाँ एक है तब भी बच्चे बना लेंगे, एक है तब भी बच्चे बन जाते हैं ना। ये इसमें ये ध्यान देना, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। इसमें सिर्फ दो ही चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज फ्लावरिंग वाला, कि फ्लावरिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, प्लांट में, ठीक है ना। और इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन कौन से ऐसे पार्ट आते हैं जिसकी वजह से नए पौधे का निर्माण हो जाता है, और उसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने शरीर से ही नए चीजों का यानी अपनी जैसी संतान का निर्माण कर लेता है। जैसे सबसे फेमस नाम है अमीबा, अमीबा नाम सुने ना। अब अमीबा को क्या देखें, अमीबा कोई भी फिगर अच्छा रहता नहीं रहता, ऐसे मान लो टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो गया। अमीबा करता क्या, धीरे धीरे इसको क्या करता है, एकदम ऐसे संकुचित होता चला जाता है, और ये स्थित आ जाती है, टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है। जब वो टूटता है तो मरता नहीं है, बल्कि वह एक नया जीव बना लेता है, अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति कर लेता, बिल्कुल सेम अपनी जैसी। कैसे हुआ, टूट करके हुआ ना। क्या उसमें कहीं मेल और फीमेल की आवश्यकता पड़ी, नहीं पड़ी। हाइड्रा नाम सुने, हाइड्रा आप देखेंगे, हाइड्रा का फिगर कुछ ऐसे अजीब सा होता है, ऐसे पेड़ और ना देखोगे यहाँ से छोटा सा बर्ड्स निकलेगा, क्या निकलेगा, बर्ड्स, जिसको मुकुलन बोलते हैं। ये मुकुलन धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, बड़ा होने के बाद टूट करके अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बना लेगा। सुने ना, आप लोगों पेड़ और लगाते होंगे, एक ब्रायोफाइटा का प्लांट होता है जो अक्सर लोग घर में लगाते हैं, घर में देखेंगे शौक के मारे लगाते हैं। उसमें जो पत्तियां उसकी होती है ना, पत्तियों को देखो किनारे किनारे ना छोटे छोटे पेड़ जैसे निकल जाते हैं, जिसको बोलते हैं अजूबा, क्या बोलते हैं, हाँ यही देखो, इसको क्या बोलते हैं, अजूबा बोलते हैं। तो उसमें क्या किसी मेल और फीमेल की आवश्यकता हुई, नहीं हुई। ध्यान समझिएगा आप, हमने क्या बताया बेटा, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन समझ गए आप। जनन क्या होता है, आसान भाषा में अपने भाषा में लिख लेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हमने बताया दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। सेक्सुअल हमने बताया यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों के संयोग से, दोनों के मिलने से एक नए जीव का निर्माण होता है। पर हमने ये बताया कि जो अलैंगिक जनन है उसमें किसी भी दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, तोड़ करके टूट करके मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, अनेक प्रकार के इसके प्रोसेस है, अभी प्रोसेस बताएंगे, प्रोसेस है उसके थ्रू ये नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। समझ गए ये चीज ना। इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, किसी को कहीं से डाउट्स हो पूछ सकता है, बस सरल भाषा। कभी कभी पूछ लेता है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखिए, अक्सर आता है 2 नंबर का, ये ध्यान देना, ठीक है ना। अब आप लोग कॉपी खोलिएगा, इसमें ज्यादा हम बहुत वो नहीं करेंगे, मुख्य मुख्य पॉइंट पढ़ाएंगे, ऐसा पॉइंट पढ़ाएंगे जो पेपर में ही आएगा। क्वेश्चन खोलिएगा आप लोग, विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो दिया हुआ है, दूसरा चैप्टर, कौन सा दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है, खुला, पेज नंबर 95, पेज नंबर 95 खोलिए, क्वेश्चन दूसरा, पेज नंबर 95, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये बेटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा 100%, एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। प्रश्न 2 पे टिक लगा लीजिए, 3 बार स्टार कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा। अब इसको हम समझा रहे हैं कि होगा कैसे। मिटा दे इसको, मिटा दे। अब इसके, अब जो अब ध्यान दीजिएगा, जो भी बताने जा रहे हैं ना उसको आप लोग बनाते रहिए। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर बना देंगे, फिगर से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा।
यहाँ लिख लीजिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है ना। पुष्प देखिएगा, पुष्प क्या होता है, फ्लावर। सभी लोग बनाते रहिएगा इस चीज को, ठीक है ना। सभी लोग क्या करेंगे, बनाते रहेंगे। इस फिगर को बनाइए, इस फिगर को समझ लीजिए, समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन अधिकांश तैयार हो जाएगा। कितना कहाँ से आएगा, ध्यान से देखिए बेटा, तुम भी बनाते रहो इंग्लिश मीडियम। सिर्फ डायरेक्ट पूछ लेता ना, फिगर ही पूछ लेता, ये ध्यान देना। कभी कभी क्या पूछेगा, डायरेक्ट फिगर ही बनाने के लिए पूछ लेगा। इसने गलत दिया, तुम्हारे में कैसा दिया, चल ना, यही है, यही है। हालांकि ये एक में ही दे देता है, ये चीज कभी कभी देखेंगे तो पूरा एक में ही ऐसे करके दे देता है। अगर बुक में आप लोग बनाए हो तो कभी कभी ऐसे करके दे देता है, ठीक है ना, ऐसे करके टोटल एक में ही दे देता है, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं परागकोश, ठीक है। इसको बोलते हैं हिंदी में तंतु, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, देखो वही लिखा ना, वर्तिकाग्र ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे, ये वर्तिका, और इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, दलपुंज, इसको क्या बोलेंगे, बाह्य दलपुंज, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है, इसलिए दो पार्ट दिखाया जाता है कभी, यहाँ पे ये चीजें, इसको क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो इस पे रखा गया है, जैसे ये वाला कह ली, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, पुष्पासन या थैलमस कहते हैं, ठीक है ना। इसको पेडिसिल बोलते हैं, ठीक है, बन गया। फटाफट बनाते रहिए।
बन गया। यहाँ लिख लेना बेटा, सेपल, पेटल, यहाँ थैलमस वगैरह। हो गया। देखिए यहाँ क्योंकि वीडियो चलने पर रुका नहीं जाता, ये चीज ये होता है ना। चलिए देखिएगा, समझ लीजिए इसको ध्यान से। हमने लिखा है जो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीजें जो है पूरा ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन हमेशा आता है बोर्ड में, आना है आपका 5 नंबर का या 8 नंबर का बड़ा वाला क्वेश्चन जो होता है वो आना है। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, जो ऊपर वाला भाग है ये बिल्कुल इंड वाले पार्ट पे आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और जो ये डंडे जैसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, ठीक है ना। स्टिग्मा स्टाइल हो गया। और ये तीसरा वाला पार्ट जो गोल सा है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं या अंडाशय बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं ओव्यूल, क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं, बीजांड बोलते हैं। और इसी के बीच में यहाँ पाया जाता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, एक एक पॉइंट एक एक चीज समझाएंगे क्या होता है। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र जो होता है, वर्तिकाग्र स्टिग्मा काम होता है, ये जो पुष्प होते हैं, कोई भी पुष्प आप उठाएंगे उस पुष्प में इंड वाला पार्ट ऊपर वाला देखेंगे तो काफी कलरफुल लगता, अच्छा लगता दिखने में ना। वो क्यों होता है, इसलिए होता है कि जो यहाँ पे मक्खी, तितलियां वगैरह जो कुछ होती है उड़ती रहती हैं, वो उड़ के इस पे आके बैठती हैं। बैठने का रीजन क्या होता है, जैसे ये पुंकेसर, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये क्या है, ये मादा वाला पार्ट, सॉरी ये कौन सा पार्ट है, नर वाला। कौन सा पार्ट है, नर वाला। और ये कौन सा पार्ट है, ये स्त्री वाला पार्ट है। अब ध्यान समझिएगा, होता क्या है, कुछ पुष्प में ऐसे होते हैं जहां मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें मेल अलग होंगे फीमेल अलग होंगे। इस पे हमने कौन सा बनाया है, मेल और फीमेल दोनों हैं। तो ये वाला पार्ट इतना ही याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, बाह्य दल। उसके अंदर कौन सा पाया जाएगा, दल। उसके अंदर कौन सा पाया जाएगा, एंथर। उसके अंदर कौन सा पाया जाएगा, तो ओवरी वाला भाग पाया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे जो पुष्प होते हैं, यहाँ से जो एंथर होगा, अब ये एंथर तो यही है, ये एंथर यहाँ से निकल करके यहाँ जाने चाहिए। जाने का मतलब है जो एंथर होगा, ये एंथर वाला पार्ट जो होगा, ये एंथर क्या करेगा, ये एंथर यहाँ से टूटेगा तभी तो जाएगा। एंथर क्या होगा, ये टूटेगा, यहाँ से फटेगा, टूटेगा। जब ये यहाँ से कटेगा तो यहाँ से छोटे छोटे कण निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, निकलेंगे। इसको बोलते हैं परागकण, क्या बोलते हैं, परागकण या पॉलन ग्रेन बोलते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई तितली है या तितली है या कोई भी जीव है जो इस पे जाके बैठी, गलती से ये परागकण इसके पैर में लग गए, और पैर में लगने के दौरान ये उड़ के कहाँ चली गई, स्टिग्मा तक। कहाँ चली गई, स्टिग्मा तक। और स्टिग्मा वाला कौन सा भाग है, स्त्री वाला। अब ये स्टिग्मा पे ये एंथर जो लगे हुए थे, एंथर से जो परागकण थे, ये परागकण निकल किस में चले गए, स्टिग्मा से। और स्टिग्मा के थ्रू स्टाइस होते हुए किस में चले गए, ओवरी में चले गए। किस में चले गए, ओवरी में। ओवरी में हमने कहा ओव्यूल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल पाए जाते हैं। ये ओव्यूल ही इसमें जब इसके अंदर जाते हैं ये परागकण, तो दोनों हमने बताया, अभी पीछे हमने समझाया, एक मेल वाला होता है, एक फीमेल वाला होता है। एक के अंदर स्पर्म होता है, एक के अंदर ओवम होता है। तो ओवम स्पर्म जब मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, बताया ना। सेम वही चीज यहाँ हो रहा है। हो क्या रहा है, जो हम स्पर्म बोल रहे हैं उसी स्पर्म को हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, पॉलन ग्रेन कह रहे हैं या परागकण कह रहे हैं। ये परागकण यहाँ से निकल करके जब ओवरी यानी अंडाशय के अंदर गया, इसके ओव्यूल से मिला। ओव्यूल मतलब जो अभी हमने ओवम बताया,
वही यहाँ क्या है, ओव्यूल है। तो ये ओव्यूल और ये एंथर से निकला हुआ परागकण, परागकण और ओव्यूल दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बन गया तो यहाँ पे अब पुष्प का निर्माण होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ समझिएगा, ये चीज क्वेश्चन में हमेशा बार बार पूछता है कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है, स्त्री केसर। क्या बोला जाता है, स्त्री केसर बोला जाता है। अब ये इसके अंदर जाएंगे तो क्या पाया जाएगा, ओव्यूल पाए जाएंगे। ओव्यूल का काम क्या होता है, जो यहाँ से परागकण निकले हैं, इस परागकण मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के दौरान क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। वही जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो क्या बना देगा, एक पुष्प बना देगा। प्लेसेंटा का क्या काम होता है, आप ध्यान समझिएगा। प्लेसेंटा का काम होता है, जो इसमें एम्ब्रियो बना है, जो इसमें भ्रूण बना है, उस भ्रूण को क्या चाहिए, कुछ ना कुछ तो पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ खाएगा तभी तो जिएगा। तो पोषण कौन देता है, प्लेसेंटा देता है। कौन देता है, प्लेसेंटा देता है। इतना बस याद रखना। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ पुष्पासन। क्या लिखा हुआ है, पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब क्या है, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे, पुष्पधन आसन, क्या कहेंगे, पुष्पधन आसन। तो क्या हो गया, पुष्पासन। मतलब ये इसका काम बस इतना ही है कि पुष्प को इस पे आश्रित है, बैठा हुआ है, ठीक है ना, बस इसका काम इतना है। अब यहाँ जब आप कभी भी, ज्यादातर ये अड़हुल का फूल होता है, उसको कभी लीजिएगा, उसमें स्पष्ट दिखता है, ये चीजें स्पष्ट दिखती हैं, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उसमें सारी चीजें रहती है, इसमें सारी चीजें आपको स्पष्ट दिखती हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा एंथर वाले पार्ट में, ये जो पतला वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं या तंत्र, और इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं या एंथर बोलते हैं। समझ गए ना ये चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में ज्यादातर दे देता है इसका सिर्फ फिगर बनाने के लिए, कभी कभी दे देगा कि फिगर प्लस इसकी व्याख्या भी करना है, चित्र सहित क्या करना है, व्याख्या करना है, ये ध्यान देना। तो चित्र सहित व्याख्या करने के लिए भी दे देगा। अब समझिएगा ध्यान से, अब इसमें हमको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, दिमाग में आना चाहिए ना, हमको रटने की जरूरत नहीं है। हमें सीधा क्या करना है, हमने इसमें जब फिगर हमने बना लिया, फिगर हमको समझ में आ गया, जब फिगर हमें समझ में आ गया, अब कोई भी पूछ ले स्टिग्मा का क्या कार्य है तो बता लोगे कि नहीं। स्टिग्मा का कार्य है, जो परागकण होते हैं वो परागकण निकल करके स्टिग्मा तक आते हैं, स्टिग्मा का कार्य होता है वहां से उसको स्टाइल तक देना, और स्टाइल उसको कहाँ ले जाके दे देती है, ओवरी के अंदर दे देती है। और हम जानते हैं कि ओवरी के अंदर ही जाने के बाद क्या होता है, ओवरी के अंदर जब जाएगा तो ओवरी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। जब वहां पे परागकण और ओव्यूल से मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां से आसानी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनेगा तो एम्ब्रियो बनेगा। समझ गए ना। अब ये पूछ ले कि ये क्या हो रहा है, ये सीधा सा ए सेक्सुअल है कि सेक्सुअल है, कौन सा है, लैंगिक जनन है कि अलैंगिक जनन है, लैंगिक जनन है। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों की आवश्यकता है, मेल की भी और फीमेल की भी आवश्यकता है ना, तो आसानी से बता देंगे ना। तो ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि इंसानों के बारे में ही हो, वो ज्यादातर घुमा के इसके बारे में पूछेगा, फूल के बारे में पूछेगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर टिक लगा लीजिए। इसको लिखना अपने भाषा में एकदम आसान भाषा में लिखेंगे। जो इसका ये पार्ट होता है सीधा समझिएगा, एंथर और फिलामेंट को मिला करके हम क्या बोल सकते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पुंकेसर बोलते हैं। और अगर पुंक लिख दे वो कि पुंकेसर क्या होता है, अगर इतना पूछ ले कि पुंकेसर क्या होता है, तो पुंकेसर का आपको सीधा बताना होगा। पुंकेसर हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद उसके अंतर्गत पुंकेसर के बारे में, पुंकेसर के अंदर एंथर और फिलामेंट दोनों पाए जाते हैं, जिसका काम होता है, जो परागकोश होते हैं, इस परागकोश जब ये परिपक्व हो जाते हैं, परिपक्व होने के बाद इसमें क्या निकलता है, टूट करके तो परागकण निकलते हैं, और ये परागकण फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो एक हेडिंग ये डालिएगा, फिर अलग अलग करके हेडिंग डालिएगा, फिर लिख दीजिएगा उसके दोनों के बारे में, ठीक है ना। ये होता है। इधर पूछ लिया स्त्री केसर क्या होता है, स्त्री केसर लिखेंगे, ये तीनों का पार्ट है, तीनों को अलग अलग करके हम लिखेंगे। फिर ओवरी लिखेंगे, ओवरी के अंदर हम ओव्यूल के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे,
थोड़ा सा हम प्लेसेंटा के बारे में लिखेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट नहीं छूटने चाहिए, है तो बहुत कुछ, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे जो आपको लिखने ही पड़ेंगे। हेडिंग डालिए, उसके बारे में लिखिए, समझ गए ना। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का बहुत वो नहीं रहता योगदान, बस इसका ये रहता कि सपोर्ट करता ना भाई, सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो ये कहाँ, ये टूट के अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। तो सपोर्ट करने का काम कौन करता है, दलपुंज और बाह्यदलपुंज। समझ गए ना ये चीज। किसी को कोई डाउट, इस पे टिक लगा लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन पर टिक लगाइए। मिटा दें। अब आगे पॉइंट देखिएगा, इसी को लेकर के यहाँ जगह क्या बताएं, छोटा बड़ा बना देते हैं। दो शब्द इंपॉर्टेंट है जो हमने यहां से यहां तक ये पार्ट पूछा, मिटा देते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे पूछता एक शब्द बार बार आता ना जिसको बोलते हैं पॉलिनेशन, क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ध्यान देना, ये पॉलिनेशन पूछता है, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, परागण। क्या बोलेंगे, परागण बोलते हैं इसको, परागण। अब ध्यान दीजिएगा, परागण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन से होते हैं, एक, हाँ, एक क्रॉस पॉलिनेशन और दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसको समझ लीजिए, यहाँ इसी चीज से अब यहाँ समझा देंगे, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा क्रॉस पॉलिनेशन, यहाँ पे लिखा है सेल्फ पॉलिनेशन। पहले तीन समझिएगा, पॉलिनेशन किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं। हमने अभी बार बार यहाँ पे बताया कि जो एंथर होता है, जो परागकोश होता है, ये परागकोश जब परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के दौरान ये जब टूटता है तो इससे परागकण निकलते हैं। क्या निकलते हैं, परागकण। ये परागकण एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है, स्टिग्मा तक। ध्यान देना, एंथर से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचता है। यहां से यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब समझ गए ना, क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। जैसे हम फर्टिलाइजेशन बार बार बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, यानी मेल फीमेल का मिलना है फर्टिलाइजेशन, यही बोल रहे हैं ना, रिप्रोडक्शन। तो यहाँ इसके भाषा में पॉलिनेशन बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सीधा क्या बात है, पॉलिनेशन लिखना हमको कैसे लिखेंगे कि पॉलिनेशन, हेडिंग डाल दिए। हेडिंग डालने के बाद जो एंथर होता है, ये एंथर परिपक्व होने के बाद इसमें से जो परागकण निकलते हैं, यानी पॉलन ग्रेन निकलते हैं, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण या फिर पॉलिनेशन कहते हैं। अब लिख लेंगे ना, फिगर से इसलिए हम समझा रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से निकला यहाँ तक पहुंचा, उसको क्या बोल दिया हम, पॉलिनेशन। अब दो चीज समझिएगा, हमने कहा इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब ध्यान समझिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस को हिंदी में बोलेंगे पर परागण, क्या बोलेंगे, पर परागण बोलेंगे। और जो सेल्फ पॉलिनेशन है स्वपरागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वपरागण बोलेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है, पर परागण का मतलब है, मान लीजिए एक फूल यहाँ है, ये मान लीजिए एक फूल यहाँ है और एक फूल मान लीजिए यहाँ पर है, ठीक है ना, ये है एक फूल, मान लीजिए हम यहाँ बना दें, एक फूल यहाँ है, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, जब हम मान लीजिए क्रॉस वाला बना रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं, क्रॉस वाला बना, क्रॉस वाले में ध्यान दीजिएगा जो ये परागकोश है, ये परागकोश इस पर है, किस पर है, इस पर है। यहां से ये चल करके या किसी माध्यम से कहां तक आ गया, दूसरे पुष्प पे। कहां आ गया, दूसरे। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि यहां से निकल करके इस पेड़ से किस पे चले आए, दूसरे वाले पेड़ पे। किस पे चले आए, दूसरे पेड़ पे। तो पराग कण यहां से निकल करके इस स्टिग्मा तक आए, अर्थात इस फ्लावर तक आए, इस फूल तक आए। जो दूसरे फूल से दूसरे फूल तक जाता हो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन या पर परागण। पर परागण मतलब दूसरे से
दूसरे पे चला गया, ठीक है ना। अब दूसरा समझिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब हमने ये फूल बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, इसमें हमने दिखाया कि मेल भी इसी पे है और फीमेल भी इसी पे है ना। मेल फूल भी इसी पे है, फीमेल फूल भी इसी पे है। अब हुआ क्या, ये परागकण इसी फूल से निकल के इसी पे चले गए, किस पे चले गए, इसी फूल से निकले उसी फूल पे चले गए, यानी यहां से परागकण निकला और उसी फूल की स्टिग्मा पे चला गया, ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। और या इसी फूल से निकल के इसी पे चले गए, पेड़ एक ही है, ध्यान दीजिएगा, पेड़ एक ही है, तब भी क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये यहां से दूसरे पे जा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ध्यान दिए, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में करके या 1 नंबर करके ये पूछता रहता है, हमेशा पूछता है, यह ध्यान दे, पूछ लेगा कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो पॉलिनेशन हमको सीधा सा क्या बताना है, पॉलिनेशन को हमको लिखना, अपने भाषा में लिख देंगे, जो एंथर होता है, एंथर से परागकण निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक। दूसरा 2 पार्ट इसके होते हैं, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरा होता है सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस का मतलब है जो एक पेड़ से निकल करके, यानी एक पेड़ पे फूल है और इधर दूसरा फूल है, यहां से निकल करके परागकण इस पे चला गया, यानी दूसरे पेड़ से दूसरे पेड़ पे, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्रॉस, क्या कहेंगे, क्रॉस। और जब उसी पेड़ से उसी पे चला गया या उसी फूल से उसी पे चला गया, तब क्या कहेंगे हम, सेल्फ। अब लिख लेंगे ना, कोई गलती नहीं करेंगे ना, ठीक है। इसमें किसी कुछ पूछना हो पूछ सकता है। यहां तक किसी कुछ नहीं पूछना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, पूरा नहीं। मिटा दें, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा इसमें, यहां तक देखिएगा, हमने पुष्प में बताया ना, पुष्प के कैसे बनता है ये बता दिए, क्या क्या होता है ये बता दिए, फिर इसके बाद परागण बता दिए, परागण क्या होता है ये आप लोग जान गए, ठीक है ना। स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, समझ गए ना ये चीज। आगे लिखा पादप में निषेचन। निषेचन का मतलब है जो प्रक्रिया अभी बार बार हम समझा रहे थे उसी को निषेचन बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ समझिएगा एक चीज, अब देखिएगा मानव में लैंगिक जनन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2 ही पार्ट है, मानव में लैंगिक जनन, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक तो होता है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र होता है, और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र, ठीक है ना। 2 पार्ट होते, एक हो गया नर जनन तंत्र, दूसरा हो गया मादा जनन तंत्र। तुम लोग इतना लेट क्यों बेटा, हो गया, सो गए थे, ठीक है। उसमें खोलना बेटा, जो बोले उसको खोल लिया करो तो, हाँ वो वाला। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खुला सबका, उसमें देख लीजिए, बनाना है वैसे इंपॉर्टेंट है, इसका देखिएगा। एक तो बेटा वृषण होता है, क्या होता है, वृषण होता है, इसी का दूसरा पार्ट होता है आदिवृषण, क्या होता है, आदिवृषण। तीसरा होता है बेटा शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनियां, ठीक है ना। वृषण, आदिवृषण और
शुक्र वाहिनियां होता है, ठीक है ना। एक होता है शुक्राशय, क्या होता है, शुक्राशय, ठीक है ना। वृषण, अधिवृषण और शुक्राशय, ठीक है ना। मूत्र मार्ग, शीशन और सहायक ग्रंथियां। मूत्र मार्ग, और होता है शीशन, ठीक है ना। अब ध्यान समझिएगा, इसमें इतने ही पॉइंट पढ़ने आपको है। और एक होता है सहायक ग्रंथ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इससे क्वेश्चन बार बार बनता है। सहायक ग्रंथ, सहायक ग्रंथ होती है ये। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, बहुत फिगर नहीं बनाएंगे लेकिन ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिगर का प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इसका और ये दोनों का फिगर पूछ लेता है। ध्यान समझिएगा कि इसका और दोनों का फिगर पूछ लेता है, हमेशा ये लिख करके दे देता है चित्र सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। मादा में यही, मानव में जो होते हैं ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और जो उसमें होते हैं पेड़ वाले पार्ट में हमने अभी अभी जो समझाया वो इंपॉर्टेंट है। और एक हम लैंगिक में 2-4 पॉइंट बताएंगे, वो इंपॉर्टेंट, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये होता है नर जनन तंत्र, ध्यान दीजिएगा, जो वृषण होता है, क्या होता है, वृषण होता है। वृषण मतलब होता है दो ऐसे अंडकोश होते हैं, क्या होते हैं, दो अंडकोश होते हैं। इस अंडकोश को जो घेरे रखता है, इसको क्या करता है, घेर करके रखता है, यानी उसको एक पैकेजिंग में रखता है, उसको क्या बोलेंगे, अर्धवृषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अर्धवृषण बोलेंगे। हमने लिखा शीशन, शीशन का मतलब ये मान लीजिए एक पाइप है जिसको हम क्या बोलेंगे, शीशन बोलेंगे। इसी शीशन के माध्यम से ही मूत्र मार्ग भी बाहर आता है, ध्यान दीजिएगा। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी का मतलब है, यहां से देखेंगे, यहां से ऐसे ऐसे करके बहुत ढेर सारे ऐसे ऐसे करके नसें होती है, ये नसें घूम फिर करके ऐसे करके इसमें आती है। जो शुक्रवाहिनियां होती हैं, जो बार बार हम स्पर्म बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, स्पर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, शुक्राणु, क्या बोलते हैं, शुक्राणु। शुक्राणु ही है जो शुक्रवाहिनियां, यानी जो नलिका है उसी के थ्रू बाहर निकलती हैं, जो बाहर निकलती है उसी क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनियां बोलते हैं। शुक्राशय का मतलब होता है जहां पे शुक्राणु का निर्माण होता है, क्या होता है, निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। समझ गए ना सारी पॉइंट। वृषण मतलब होता है, वृषण का दो पार्ट होता है, दो होते हैं, दो टेस्टिस होती है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टेस्टिस बोलती है। ये जो टेस्टिस होती है, इस टेस्टिस में जो खोल होती है उसको वृषण, और जो शुक्रवाहिनियां होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है। दूसरा शुक्राशय होता है, शुक्राशय काम होता है जहाँ स्पर्म स्टोर होते हैं या बनते हैं। समझ गए ना ये चीज, ये चीज होती है। मूत्र मार्ग मतलब ये मूत्र का भी सहारा है, बाहर निकालने काम करता है, और इसी के थ्रू स्पर्म भी बाहर निकलता है। समझ गए ना, इतनी पॉइंट, इससे ज्यादा कोई मेन पॉइंट नहीं है। पर जो फिगर दिया हुआ है वो फिगर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिगर देखिएगा, फिगर देखिएगा, पेज नंबर 96 खोलिएगा, पेज नंबर 96 खुला। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना उस पर टिक लगा लीजिए, इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना, उस पे बना हुआ है, उसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। और सहायक ग्रंथ में बस एक याद रखना, एक होती है कॉपर ग्रंथ, क्या होती है, या प्रोस्टेट ग्रंथ होती है, क्या होती है, प्रोस्टेट ग्रंथ, याद रखना, ये याद रखना है कि ये एक्टिव कैसे होता है, तो जो प्रोस्टेट ग्रंथ होती है उसके द्वारा होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा दिए, उसको एक बार देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आने की संभावना इसकी सबसे ज्यादा रहती है। मादा जनन तंत्र देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये पूछता है। अब देखिएगा इसको ध्यान से, बनाते रहिए इच्छा हो तो।
ठीक है ना। ठीक है, बनाते रहिएगा। यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ऐसे करके एक छोटा सा ऐसे करके निकला रहता है, ठीक है ना। जो ये वाला भाग होता है यहाँ पे ऐसे जैसे ऐसे ऐसे कट कट टाइप में होता है, ठीक है ना। और यहाँ से भी इधर भी एक निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे समझिएगा। और ये भी ऐसे कट कट करके इससे अटैच रहता है, ठीक है ना। समझने लिए बना रहे हैं, बाकी आप लोग मेहनत से बनाते रहिएगा। ऐसे बनाएंगे तब भी नंबर कटेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा, जो हमने इधर ये गोला टाइप में इधर बना दिया, गोला टाइप में, ठीक है ना। और इधर भी हमने ये गोला टाइप में बना दिया है। इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ओवरी बोलते हैं। एक ओवरी इधर है तो एक इधर भी है ओवरी, किधर है, दोनों साइड में ओवरी है। ओवरी मतलब अंडा, क्या ये अंडाशय है। इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलेंगे, यूटेरस मतलब गर्भाशय बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे इसको, गर्भाशय। इसको क्या बोलेंगे, अंडाशय बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अंडाशय बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से समझिएगा कि इसमें है क्या, ठीक है ना। क्वेश्चन में बनता है कि इसमें है क्या। अब ध्यान से समझिएगा, एक तो इसमें दिख रहा हमें है कि अंडाशय है, कितने हैं, दो हैं। अंडाशय कितने हैं, दो हैं। हमको फैलोपियन ट्यूब दिखा, जो इससे यहाँ पे ये जुड़ा हुआ पार्ट उसको एम्पुला बोलते हैं। जो झालर जैसा दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। तो ये इससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे होता क्या है, होता क्या है, दो चीज यहाँ पे, दोनों चीज एक साथ समझाएंगे, समझिएगा। एक होता मासिक धर्म, क्या होता है, मासिक धर्म बोलते हैं ना, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं ना। अब इसको, इन दोनों को लेकर के और ये जनतंत्र दोनों एक साथ हम समझा देंगे, आप लोग समझ जाएंगे होता क्या। जो मासिक धर्म होता है, इसकी रिसाइकलिंग जो होती है वो 28 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। 28 दिन का मतलब है जब ये एक बार बनेगा तो ये जो दोबारा बनेगा तो 28वें दिन बनेगा। कैसे बनता है ये ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आपके आता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां समझिएगा, मादा जनन तंत्र हो गया, ठीक है ना। इस ओवरी से, इस ओवरी में क्या बनेगा, ओवरी के अंदर क्या बनता है, ओवरी में क्या बनेगा, अंडाशय में क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा। क्या बनेगा, सीधी सी बात है, इसमें क्या बनेगा, अंडाणु बना। मान लीजिए ये अंडाणु बन गया है, ठीक है ना। और हमने डेट कितना लिखा है, 28 दिन। कितना लिखा है, 28 दिन। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये अंडाणु बनता है, यहां से यहां तक की प्रक्रिया 1 दिन से लेकर के 7 दिन, 1 दिन से लेकर के 7 दिन। जब ये 1 से 7 दिन रहता है तो ये अनमेच्योर रहता है। कैसा रहता है, अनमेच्योर है। लेकिन जब ये बाहर निकलता है, यहां से यहां तक, मान लीजिए यहां से यहां तक, अब ये 7 यहाँ है तो यहाँ आएगा, तो यहाँ से 7 और ये 7 कितना हो जाएगा, 14 दिन। फिर यहाँ से इधर जाएगा ये, यहाँ मान लीजिए 21 दिन, और ये वाला मान लीजिए कितना दिन हो गया, 28 दिन। ध्यान समझिएगा, जब यहाँ पे अंडाशय का निर्माण हुआ, अंडाशय के अंदर ओवम बना, ओवम जब बना, तो जब वो बना तो छोटा है, छोटा का मतलब है अनमेच्योर है, मेच्योर होने में उसको टाइम लगेगा। जब वो मेच्योर हो रहा था तो वो 6 से 7 दिन तक अनमेच्योर की तरह पड़ा था, और वो निकल करके किस में आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया। अब हुआ क्या, यहां से जो यहाँ ये 7 दिन बचा है, कितना दिन बचा है, ये 7 दिन। अब ये 7 दिन के अंदर ये कैसा हो गया, मेच्योर हो गया। कैसा हो गया, मेच्योर हो गया। अब ये यहां से यहां जो ये 7 दिन बचा हुआ है, कितना दिन बचा है, 7 दिन बचा हुआ है। हालांकि ये भी ऐड किया जाता है। ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक जो 21 दिन होता है ये वाले बीच में। अब ध्यान समझिएगा,
अब ये जो ओवम था, यहाँ पे ये ओवम था, निकल के कहाँ चले आए, ये फेलोपियन ट्यूब में चले आए। कहाँ चले आए? फेलोपियन ट्यूब में। अब हुआ क्या, यहाँ से मान लीजिए कोई स्पर्म चला गया अंदर। क्या गया? कोई स्पर्म चला गया। अब ये स्पर्म कहाँ तक चला गया? ये ओवरी के अंदर चला गया, फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला गया। कहाँ चला गया? फेलोपियन ट्यूब। अब फेलोपियन ट्यूब में क्या है? यहाँ पे ओवम है और स्पर्म आ गया, दोनों क्या हो गए? फ्यूज हो गए। क्या हो गए? फ्यूज हो गए। फ्यूज का मतलब है दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया, मिल गए दोनों। जब मिल गए तो यहाँ पे मिलने के दौरान क्या होगा? फर्टिलाइजेशन हुआ है तो जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बनेगा तो इम्ब्रियो बनेगा, और जब इम्ब्रियो बनेगा तो ये किस में चला जाएगा? गर्भाशय में जाएगा, और गर्भाशय में जाएगा तो 9 महीने बाद बच्चे का निर्माण होगा। होगा ना? अब ध्यान समझिएगा, जब यहां से इतना दिन थे ये कैसा था? बिल्कुल अनमेच्योर है। अगर इस समय कोई भी स्पर्म इससे जाके मिले तो मिलने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन अगर इधर ये 7 से ये वाला 14 दिन, ये टोटल कितना दिन है? 14 दिन। अगर इस 14 दिन के बीच में कहीं पर, बीच में मतलब ये 7 दिन प्लस इधर हुआ और इधर 21 दिन वाला, यानी टोटल मिला के 14 दिन हो गया। अगर ये इसके बीच में, यहाँ विशेष यहाँ से माना जाता है, इसके बीच में अगर यहाँ से ओवम से स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन निश्चित है। और जब स्पर्म नहीं मिलाता है, नहीं मिलता है, तो ये जो इधर इतना दिन बचा है ना, 7 दिन बचा ना, ये 7 दिन क्या होगा? ओवम अपने आप टूट करके ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएंगे। टूट करके क्या होंगे? ब्लड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ किसमें? इसमें दिन में। आप ध्यान दीजिएगा, इधर ये प्रक्रिया चल रही थी, 1 माह ये प्रक्रिया एक साइड में चलती है, दूसरे माह इस साइड में चलती है। दोनों कभी भी एक साथ नहीं चलती, एक बार इस साइड से चलेंगी और दोबारा इस साइड से चलेंगी। जब इधर ये प्रक्रिया चल रही है, इधर ये प्रक्रिया बन रही है, जैसे ये खत्म हुआ ये दूसरी वाली स्टार्ट हो जाती है। एक बार इस साइड, एक बार इस साइड। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? पूछा मादा जनन तंत्र क्या होता है? आपने मादा जनन तंत्र बना दिया। ओवरी कितनी है? 2 है। फेलोपियन ट्यूब क्या होता है? एम्पुला क्या होता है? ओजिना क्या होती है? इसमें यूट्रस कहाँ पाए जाते हैं? सारी चीजों आपने दिखा दिया। ठीक, अब यहाँ पे दिखाने के बाद ये तो इसका तंत्र हो गया, हाँ ऐसे ऐसे होता है। प्रक्रिया क्या होगी? अब ध्यान दिए, प्रक्रिया जो यहाँ पे ओवरी यानी अंडाशय है, अंडाशय के अंदर ओवम का निर्माण हुआ। ओवम जो बना वो 1 से 7 दिन तक अनमेच्योर होता है। मेच्योर होने के बाद वो धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे मेच्योर होता है। जब मेच्योर होता है तो कहाँ पहुंच जाता है? फेलोपियन ट्यूब में। जब फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है तो फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने के दौरान वहां पे वो इंतजार करता है किसका? स्पर्म का। स्पर्म आएगा, स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो 21 से 28 यानी अंतिम सप्ताह जो बचेगा वो लास्ट में 3 से 4 दिन ब्लड के रूप में वो शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ गए ना? इस प्रोसेस को बोलते हैं मासिक धर्म। ये कितने दिन का होता है? 28 दिन। गलती से 21 दिन हो जाए, 29 दिन हो जाए, आगे पीछे हो सकता है, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ये आगे पीछे हो रहा है, कम ज्यादा हो रहा है, तो भी बीमारी मानी जाएगी। ठीक है ना? इससे बहुत सतर्क रहना चाहिए। ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। क्वेश्चन में ये पूछेगा, एक ये पूछेगा, एक मासिक धर्म पूछेगा। इसमें किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए आप। किसी को कहीं से पूछना है क्वेश्चन, जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हैं। पूछने से फायदा ये होगा कि आप दोबारा भूलेंगे नहीं, और इस समय तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेपर सर पे है। मिटा दें? ये फिगर दिमाग में याद होना चाहिए, हमारी भाषा। अब ध्यान समझिएगा, एक शब्द इसी के बारे में है बहुत अच्छा। WHO का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने ऐसा लिखा है। देखिएगा,
किस पर? जनन स्वास्थ्य पर। जनन स्वास्थ्य। ये बड़ा अच्छा लगता है हमको, इनका शब्द है, किसका शब्द है? WHO का। कितने लोग WHO का फुल फॉर्म जानते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो WHO का फुल फॉर्म जानते हैं? कोई बताए, WHO का फुल फॉर्म कितने लोग जानते हैं? ठीक है ना? इनके अनुसार ये शब्द दिए हुए हैं। जैसे लोग बोलते नहीं हैं, जो लोग बोलते हैं कि मेरे अनुसार ये वर्ड दिया गया, ऐसा बोलते हैं ना, तो इनके अनुसार दिया हुआ है। इसमें जो दिया गया है ना, सारे लोगों ने इस पे कुछ ना कुछ बोला है, लेकिन जो इन्होंने एक शब्द इसमें ऐड किया वो बड़ा अच्छा लगता है हमें। क्या अच्छा लगता है? भावनात्मक। क्या अच्छा लगता है? भावनात्मक। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा ज्यादा लेके जाएंगे, लिखना नहीं है, बस समझना ही है। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़की है या कोई लड़का है, ठीक है ना? मान लीजिए कोई लड़की को, हम लड़की को लेते हैं, एक कोई बच्ची है, ठीक है ना? ये बच्ची को मान लेते हैं उम्र कितनी साल है? 18 साल है। एक बच्ची को मान लेते हैं उसकी उम्र कितनी साल है? 15 साल है। और एक बच्ची को हम मान लेते हैं उसकी उम्र कितनी है? 22 साल है। ठीक है ना? हमने 2-3 बच्चियों को ले लिया, ठीक है ना? एक को 15 साल, एक को 18 साल, एक को 22 साल ले लिया, ठीक है ना? एक और ले लेते हैं, चलो ये बच्ची को हमने ले लिया, मान लीजिए 25 साल की है। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए इस युग के है, 30 साल की बच्ची है, ठीक है ना? अब ध्यान समझिएगा, हमने यहाँ पे लड़की को लिया 18 साल, दूसरी बच्ची की उम्र है 15 साल, इसके बाद बच्ची की उम्र है 22 साल, इसके बाद बच्ची की उम्र है 25 साल, एक बच्ची की उम्र है 30 साल। अब आप लोग बताइए, इतने बच्चियों को मैंने लिया है, कौन बच्ची शादी करने योग्य है? इसमें से कौन बच्ची ऐसी है जो शादी करने योग्य है? 22-25 है। ये 18 वाली नहीं है? 15 वाली बिल्कुल नहीं है। क्यों? 15 वाली अगर नहीं है तो क्यों? 15 मतलब तुम लोग हो, 15 मतलब तुम ही लोग तो हुए, 14, 15, 12, 13 ये तुम रहोगी। यानी तुम लोग कह रहे हो कि हम अभी शादी योग्य नहीं है। क्यों नहीं हो? बाल विवाह, हाँ ठीक है, कह सकते हैं, बिल्कुल बाल विवाह हो जाएगा। तो बाल विवाह क्या है ना? अब ये बताइए बाल विवाह क्या है? बहुत अखबारों में आप लोग भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 12, 14, 15, 16 साल होती है, फरार। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये बाल विवाह उनको काहे नहीं पता? उन्हें भी तो मालूम होना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं, होना चाहिए कि नहीं? फिर फरार ढूंढ रहे हैं घर वाले, है ना? अभी एक हमारे अम्बेडकर नगर में, अभी आज मैंने अखबार में पढ़ा, मुझे पढ़ के बड़ा, बच्ची गई कपड़ा सिलाने और बच्ची इतनी समझदार, अपना सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारी चीजें, पासबुक, ATM, मोबाइल सब लेके गई, कपड़ा सिलाने गई, बच्ची लापता। तो गजब बात है भाई, कपड़ा सिलाने गई, बच्ची लापता हो गई। तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा जो भी जानकारियां आप लोगों को, यहाँ पे ये चीजें हमने लिखा है कि यहाँ होता क्या है कि आपकी उम्र अगर 18 साल हो गई है, आप शादी करने योग्य हैं, आप शादी कर सकते हैं, है ना? शादी आप कर सकते हैं। इसके बाद उम्र चाहे 22 हो, 25 हो, 30 हो या ना करिए, वो अलग बात है ना? तो आपके ऊपर, लेकिन आप 18 से अगर नीचे हैं तो शादी करने योग्य नहीं है। जो अभी हमने मासिक धर्म जब बता रहे थे, हम मेच्योर अनमेच्योर, मेच्योर अनमेच्योर कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? इसका मतलब जो वहां से 1 से 7 दिन हम बार बार ओम के बारे में बता रहे थे, वो अनमेच्योर था। अनमेच्योर मतलब वो 15 साल से कम वाला था, और हमको कौन सा चाहिए? 18 साल प्लस होना चाहिए। तो वो भी क्या हो गया, जब मेच्योर हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ,
अब होता क्या है, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इसके प्लस जितनी भी उम्र वाले हैं वो शादी कर सकते हैं, इसके कम वाले शादी नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ WHO का क्या कहना है, ये कहना इनका बड़ा खतरनाक है। इनका कहना है ठीक है चलिए हम मानते हैं कि बच्ची की उम्र 18 साल प्लस हो गई, 19 साल की, लेकिन उस बच्ची का थोड़ा दिमाग तो देख लिया जाए, दिमाग से मैच्योर है कि नहीं है। जैसे आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे 18-20 साल का रहेंगे, हरकतें बच्चों वाली रहती कि नहीं रहती है। तो इनका कहना यही है ठीक है चलिए 18 साल 20 साल 22 साल हो गई है, लेकिन वो क्या इस योग्य है, शादी करने योग्य है, बच्चा पैदा करने योग्य है कि नहीं है, ये देखना है। तो इन्होंने कहा कि उसकी सबसे पहले हम शारीरिक देखेंगे, उसकी शरीर देखेंगे, शरीर कैसी है, फिटनेस ठीक ठाक है, हेल्दी है, बढ़िया बनी हुई है, ठीक ठाक है, सब कुछ मेंटेनेंस है, ठीक है, मान लिया ठीक है। फिर दूसरा चीज हमने देखा उसकी मानसिक भी यानी मस्तिष्क ब्रेन भी ठीक ठाक है, ये भी बढ़िया है। फिर उन्होंने कहा कि सामाजिक तौर से भी लड़की थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, ठीक है ना। अब होता क्या है, भारत जैसे देश में शरीर देख लिया शादी तय, शरीर देखा शादी तय, अरे बच्चियां तो बड़ी हो गई है। और सबसे ज्यादा दुष्ट होते हैं जो पड़ोसी वड़ोसी, अरे तुहार बिटिया इतनी बड़ी हो गई, होता कि नहीं ऐसा। तो यहाँ भारत में क्या देखते हैं, शारीरिक रूप से देख लिया हेल्थफुल ठीक ठाक है, उम्र भी ठीक है 18 हो गई है कर दो। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि बच्ची की मानसिकता क्या है, बच्ची की मानसिकता क्या है, उनको ये देखना जरूरी है वो मानसिक रूप से सही है कि नहीं है, शादी करना चाहती है या नहीं चाहती है, ये जानना जरूरी है ना। समाज में तौर में वो किस तरह से रहना चाहती है कि नहीं है, उसमें ढली है कि नहीं ढली है, ये भी देखना है। तीसरी चीज भावनात्मक शब्द, जितने भी आज तक मनोवैज्ञानिक बोले हुए हैं ना, सब पर बोले, कोई भावनात्मक नहीं बोला। भावनात्मक का मतलब हो गया यहाँ पे कि कुछ घर वाले ऐसे होते हैं जो उठे गए, लड़का देखे, लड़का हमको पसंद आया, बात खत्म, बिटिया हमारी करेगी वहीं, जबरदस्ती शादी उसकी वहां करेंगे, एक बार नहीं पूछते हैं उस बेटी से कि तुम्हारी मन है शादी करने को वहां की नहीं, लड़का देखना चाहोगे कि नहीं, तुम्हारी उम्र हो गई है कि नहीं, तुम मानसिक रूप से तैयार हो कि नहीं, तुम्हारी इच्छाएं है कि नहीं, ये नहीं पूछेंगे। हमने देखा लड़का सही है, गोर है, लंबा चौड़ा है, BSc किया, कर दो, कर दिए, बाद में पता चला कि लड़का दारू पिया, समस्याएं बढ़ी। तो कहने का मतलब इनका WHO है जो भावनात्मक है, भावनात्मक मतलब है एक बच्ची का विचार या उसका तालमेल भी जानना जरूरी है, उस बच्ची का विचार और तालमेल हम जान करके कोई कदम उठाएंगे, ये हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये हमने क्या लिखा बेटा, जनन स्वास्थ्य लिखा। जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या हो गया कि बच्ची की मानसिकता कैसी, उसकी भावनात्मक सोच कैसी, इस पे डिपेंड करेगा, ये हमको देखना है ना। अब यहाँ पे जैसे भावनात्मक जो होते हैं ना, भावनात्मक शब्द का मतलब है कि जो भी बच्ची है वह बच्ची मानसिक रूप से तैयार है कि नहीं है, उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए हम मानते हैं शादी 18 साल की होती है, लेकिन लड़की 22 साल की है, वो कह रही कभी हम शादी नहीं करेंगे बल्कि पढ़ लिख के कुछ बन के शादी करेंगे, उसकी बातों को रखा जाए ना, इसको बोलते हैं भावनात्मक। लड़की चाहती है कि हम नौकरी करेंगे, लड़की चाहती है कि हम कोई अच्छा जॉब करेंगे, लड़की चाहती है हम और पढ़ना चाहते हैं, जो भी चीजें वो चाहती है उसकी भावनाओं का कद्र करते हुए हम फैसला लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, अगर आपसे हम पूछ लें कि बेटा जनन क्या होता है, तो जनन हमने बताया, आप बता देंगे। हमने बेटा जनन स्वास्थ्य क्या होता है, तो कुछ लोग बताएंगे कि जनन जो अभी हमने बताया मेल का पार्ट ए है, फीमेल का पार्ट ए है, अगर ये स्वस्थ है तो जनन स्वस्थ है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। शारीरिक रूप से ठीक है, मोटी तगड़ी लड़की है, स्वस्थ है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। लेकिन उसके अंदर बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो वो बच्ची बता ही नहीं पाती। जब वो बता नहीं पाती है
तब उसके साथ अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चियां क्या होती, भारत जैसी देश में यहाँ पे बच्चियों को दबा के रखा जाता है, ऐसा करते हैं लोग, उनकी भावनाओं को कद्र नहीं करते हैं लोग, है ना ये चीजें। तो यहाँ पे ये WHO ने भावनात्मक शब्द इसीलिए ऐड किया कि बच्चे का मानसिक या उनकी भावनाएं क्या है वो व्यक्त हो, वो देखा जाए, और देखने के बाद ही उसके शादी के निर्णय लिया जाए। अब जैसे यहाँ पे कई बीमारियां हो जाएं, ठीक है ना, कई बीमारी जैसे सिफिलिस बीमारी होती है, सिफिलिस बीमारी, गोनोरिया बीमारी होती है ना, ल्यूकोरिया बीमारी होती है, ये सब बीमारियां होती कि नहीं होती हैं। अगर किसी से पूछा जाए तो वो सीधा जवाब यही देगा कि उसका जनन स्वास्थ्य का मतलब है उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जब उसे कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब हो गया वह जनन स्वास्थ्य उसका अच्छा है, यही कहेंगे। यानी बच्ची को कोई बीमारी नहीं है तो जनन स्वास्थ्य उसका अच्छा है, बढ़िया है, शादी कर देनी चाहिए, यही हुआ। पर WHO ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए कि बच्ची अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो हम मानेंगे स्वस्थ है, मानसिक रूप से यदि वह स्वस्थ है तो हम मानेंगे वो स्वस्थ है, अगर उसकी भावनात्मक इच्छाएं हैं तो हम मानेंगे वो स्वस्थ है, अगर वो सामाजिक तौर से भी ठीक है तो हम मानेंगे ठीक है। अब कोई बच्चा हो, बेटी हो या लड़का हो चाहे लड़की हो, अब वो लड़का लड़की दोनों हो, अब उसको सामाजिकता पता नहीं है कि चाचा क्या होते हैं, पापा क्या होते हैं, दीदी क्या होती हैं, या बड़े लोग आ गए हमको कैसे सम्मान करना है, छोटे से कैसे सम्मान करना है, समाज में कैसे बैठना है, उठना है, क्या करना। अगर उसको सामाजिकता ही नहीं पता है तो भी हम कहेंगे कि ये मानसिक रूप से ये लड़की स्वस्थ नहीं है। क्या कहेंगे हम, वह स्वस्थ नहीं है। अगर उसकी भावनात्मक चीजों का कदर नहीं किया जा रहा है, जबरदस्ती थोप दिया गया है, तो वो करना नहीं चाहती है लेकिन हम जबरदस्ती करवा रहे हैं, इसका मतलब है कि वह स्वस्थ नहीं है। मानसिक रूप से अगर वो बच्ची अपने आप से संतुष्ट नहीं है, हाँ हम शादी करने योग्य हैं, हम इस योग्य हैं, तो मान लिया जाएगा कि बच्ची ठीक है। अगर ये सब नहीं ठीक है तो इसका मतलब वह स्वस्थ नहीं है शारीरिक रूप से। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा, उसकी लंबाई 6 फुट हो, उसकी लंबाई क्या हो 6 फुट हो, अब वो बच्चा 6 फुट का 3 फुट की लड़की शादी कराओ, उसको क्या गुजरेगी, तो बेटा कहेगा इससे अच्छा मर जाए हम, कोमम चले जाए है? अगर लड़की 6 फुट की हो, लड़कवा 3 फुट का मिले तब लड़की धरने बैठ जाएगी, बिल्कुल नहीं मानेगी, होता कि नहीं। इनका यही कहना है कि शारीरिक रूप से दोनों ठीक ठाक हो तो शादी कर देनी चाहिए। हमारा कहने का मतलब है सीधा सा कि जनन स्वास्थ्य में जैसे गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गई, या ल्यूकोरिया से संबंधित या जनन से संबंधित कोई भी, जैसे मासिक धर्म हमने लिया ना, मासिक धर्म में यदि उसमें कहीं पर ऊपर नीचे डिसबैलेंस हो रहा है, जैसे होता क्या, हमने बताया कि इसका जो रिसाइकिल होती है वो 28 दिन होनी चाहिए, पता है ना। गलती से किसी बच्ची का 21 दिन पे हो रहा है, 15 दिन पे हो जाता है, 10 दिन पे हो जाता है, यानी टाइमली है ही नहीं, कोई नियम है ही नहीं, वो डिसबैलेंस है, तो भी वो स्वस्थ नहीं है। उस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आएगा, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। देखिए बच्चे छुपा लेती है, ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। मम्मी पापा जो भी हो बताइए, ऐसी समस्याएं हो तो उसको निवारण। गोनोरिया हो गई है, सिफिलिस हो गई है, ल्यूकोरिया संबंधित, ल्यूकोरिया का मतलब होता है जिस बच्ची को ये समस्याएं होती है तो उसको पानी होने की समस्याएं ज्यादा होने लगती है, जिससे शरीर धीरे धीरे छीड़ होता चला जाता है, तो छीड़ होता चला जाता है, तो वो चीजें समस्याएं हैं। तो WHO कहना है कि ये जो चीजें हैं, जो बीमारियों का नाम मैंने गिना, ये तो बीमारी है, मानता है बीमारी है, लेकिन अगर वह व्यक्ति शारीरिक मानसिक भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी नहीं तैयार है, इसका मतलब है वह जनन स्वास्थ्य उसका अच्छा नहीं है। समझ गया ना। इस पे किसी को भी लिखना हो तो आसानी अपने भाषा में लिख सकता है कि नहीं लिख सकता, और ये 100% जानिएगा ये क्वेश्चन में आना है, नोट कर लीजिए। दूसरी चीज लिखा दिया हमने, जनसंख्या, जनसंख्या लिखा दिया हमने, ठीक है ना। अब जनसंख्या पे बोलना है तो क्या बोलोगे,
जनसंख्या बोलना रहेगा, क्या बोलोगे भाई? जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? दिमाग में आना चाहिए ना कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ती हुई चली जा रही है, आखिर क्यों? दिमाग में आना चाहिए ना। आने का बेटा मेन रीजन यही होता है जो हमने अभी 15 मिनट से एक ही लेक्चर दिया, ये भावनाएं, ये चीजें, समझ ना। ये ऐसा नहीं है कि मैंने लड़कियों को समझाया तो ये लड़कियों पे लागू होता, लड़कियों पे नहीं लागू होता, लड़कों पे भी उतना ही लागू होता जितना लड़कियों पे लागू होता है ना। लड़कों को भी ये देखना है कि उनकी शारीरिक ठीक है, मानसिक रूप से वो ठीक है, भावनात्मक रूप से ठीक है और सामाजिक रूप से ठीक है, तो शादी करना चाहिए। यदि वे बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वह मानसिक यानी या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, अर्थात उसे अच्छी जानकारी नहीं है, यानी उसके अंदर किसका अभाव है? अशिक्षा है उसके अंदर। क्या है? अशिक्षा है ना। जब उसके अंदर अशिक्षा घुसी रहेगी तो बच्चे पैदा होंगे ही, और जब बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बेरोजगारी है, अनेक प्रकार की समस्याएं है कि नहीं है? यहाँ पे दोनों लोगों के लिए लागू होता है कि जनसंख्या कंट्रोल करना है तो आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहे, प्लस जनन स्वास्थ्य अच्छा रहे। जनसंख्या में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? अशिक्षा। क्या होती है? अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या है। अशिक्षा अगर है तो वो बच्चा, अब जैसी इतनी चीजें हमने बताया, अगर आप लोग पढ़ने नहीं आए होते तो हम घर पे बताते या जानकारियां नहीं मिलती। तो नहीं मिलने क्या कारण? इसका मतलब है कि अशिक्षा है ना। कहीं कहीं बेरोजगारी है, कहीं कहीं गरीबी है ना। जो लोग गरीब हैं वो भी नहीं पढ़ पाते, जो बेरोजगार है वो भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सारी चीजों, सारी जानकारियों से क्या हो जाते हैं? वो वंचित हो जाते हैं और उनको अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से जनसंख्या बढ़ता चला जाता है और सारी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, है ना। परिवार नियोजन में ध्यान दीजिएगा। परिवार नियोजन में बस 2 ही पॉइंट याद रखना। परिवार नियोजन हालांकि बहुत ज्यादा होता है, आप में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस दिन आप लोग 12 में जाएंगे, 12 में पहुंचेंगे ना, क्लास 12 में, वहां जनन स्वास्थ्य नाम का एक चैप्टर फुल, रिप्रोडक्शन का एक चैप्टर फुल, इस पे बीमारियों का एक चैप्टर फुल, सिर्फ यही 2-3 चैप्टर बताया गया कि बच्चियों को क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, समझ गए ना। यहाँ अगर परिवार नियोजन पूछ ले तो परिवार नियोजन आप लोग ज्यादा ना लिखिएगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 हेडिंग डाल करके लिखिएगा। एक लिखिएगा ना, एक परिवार नियोजन में बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं नसबंदी, एक को बोलते हैं नलबंदी। 2 शब्द याद रखिएगा, ये शब्द हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा। एक को बोलते हैं नसबंदी और दूसरा बोलते हैं नल बंदी, ठीक है ना। अब दोनों ध्यान समझिएगा। हमने अभी अभी जो समझाया थोड़ा बहुत, जो हमने शुक्रवाहिनी बताया था आप लोग ना, शुक्रवाहिनी हमने ऐसे कुछ ऐसे एक नल की तरह बनाया था ना। होता क्या है, नहीं, नस की तरह बनाया था। और जो हमने महिलाओं में बनाया था वो हमने कैसे बनाया था? ऐसे करके बनाया था कि नहीं? ऐसे करके बनाया था। इसको हमने क्या लिखा था? फ्लोपियन ट्यूब लिखा था। क्या लिखा था? फ्लोपियन ट्यूब। अब फ्लोपियन ट्यूब का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो होता है ये पुरुष वाला है। पुरुष के अंदर क्या होती है? एक नस होती है, उस नस के थ्रू स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं, चलते रहते हैं। तो होता क्या है, परिवार नियोजन में नसबंदी मतलब इसको काट देते हैं। क्या करते हैं? इसको काट के एक इसको इधर बांध देंगे और इसको इधर बांध देंगे, ठीक है ना। पुरुष वाले में ये वाला पार्ट काट करके एक इधर बांध दिए, एक इधर बांध दिए। अब कुछ भी इसमें बनेगा, कितने स्पर्म बने, वो स्पर्म बाहर नहीं निकलेंगे। जब बाहर नहीं निकलेंगे तो परिवार नियोजन हो ही गया ना, कंट्रोल हो गया। इसको क्या बोलते हैं? नसबंदी। नलबंदी होती महिलाओं में, उनका ये काट दिया जाता है, ये काट के इधर बांध दिया जाएगा, ये काट के इधर बांध दिया जाएगा। अब हमने बताया कि यहाँ जो अंडाशय होता है ना,
यहाँ से चाहे इतना बन जाए, जब यहाँ से ये बनेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे नहीं, जब यहाँ पहुंचेंगे नहीं, स्पर्म चाहे इतना जाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जनसंख्या नियंत्रण हो गई कि नहीं हो गई। तो दो चीजें, ये दो चीजें आप लोगों में दो ही चीजें याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक नसबंदी किसमें होती है, पुरुषों में, नलबंदी किसमें होती है, महिलाओं में, ठीक है ना, दो चीजें। जब कांग्रेस सरकार आई थी ना आज के बहुत साल पहले, उन्होंने यही लागू किया था नसबंदी, तो उसमें ये हुआ था कि महिलाओं का ही क्यों मतलब नलबंदी की जाए, क्यों ऑपरेशन इनका ही, पुरुषों का भी किया जाए, तो पुरुषों को पकड़ पकड़ के जबरदस्ती किया जाता था, ऐसा उनकी नसबंदी जबरदस्ती कर किया जाता था ताकि जनसंख्या कंट्रोल है। और इसका प्रभाव इतना भयंकर पड़ा कि उसके बाद से कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, समझ रहे हैं, कांग्रेस पे इतना प्रभाव पड़ा, बीच में थी लेकिन ऐसा पड़ा इसका झटका को कांग्रेस वोट हारती चली जाती, समझ गए ना। तो ये अच्छा था उस समय, हालांकि हुआ नहीं। अब समझ सकते हैं कि ये जनसंख्या जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय 30 करोड़ था, आज 130 करोड़ है, तो कितना बड़ा है ना। पर ये भी जान लीजिएगा आने वाले समय में अगर इसी तरह से रोक लगता चला गया ना, एक बार भारत की आबादी जनसंख्या बहुत तेज से गिरेगी भी, समझ गए ना। अंतिम और लास्ट पॉइंट, अंतिम और लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, बस पॉइंट ऐसे देख लीजिए, हम ऐसे समझाते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। पेज नंबर 86 खोलिएगा सभी लोग, पेज नंबर 86, पेज नंबर 86 खोलिए, उसी को समझा देते हैं, चैप्टर समाप्त। खोलना बेटा जहां फ्रेगमेंटेशन लिखा हो, चैप्टर समाप्त होगा जरूर, देख लो आगे पीछे होगा, देखिएगा खुल गया सबका 86 ना। पहला देखो लिखा हेडिंग है विखंडन, क्या लिखा है, विखंडन लिखा कि नहीं लिखा है, हमने अभी अभी समझाया था बेटा, ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत बता रहे हैं, अलैंगिक जनन के अंतर्गत पहली पॉइंट है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है कोई भी ऐसा कोई भी वस्तु हो या कोई जीव हो जो टूट जाए, खंडित हो जाए, क्या हो जाए, विखंडित हो जाए, लेकिन विखंडित होने के बाद भी वो मरे ना, जितने खंड होते चले जाए उतने जीव बनते चले जाए। जैसे हमने अमीबा बताया ना, अमीबा टूटा, टूट करके उसको मर जाना चाहिए, लेकिन वो मरा नहीं, जो टूट के अलग हुआ वो भी एक नया जीव बना लिया। तो याद करने वाली बस एक ही पॉइंट है, याद करना विखंडन के अंतर्गत कौन सा एग्जाम्पल आएगा, तो कौन सा आएगा, अमीबा लिख लेना, कौन सा आएगा, अमीबा। क्या होता है इसमें, जो भी उसकी शरीर, इसलिए अमीबा को अमर जीव भी कहा जाता है, अमीबा क्या कहा जाता है, अमर जीव, अगर कोई अमर है तो उसको अमीबा कहा जाता है। तो जो विखंडन मतलब टूट करके अलग हो जाए, मरे ना, नए जीव का निर्माण कर ले अपनी ही जैसी, उसी को हम क्या कहते हैं, विखंडन, समझ गए अपना। इसमें अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गए, ठीक है ना, यूग्लिना वगैरह हो गए, ये चीजें याद रखना इसके अंतर्गत आती है। दूसरा लिखा खंडन, क्या लिखा है, खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी जीव हो, ठीक है ना, कोई भी जीव हो, वो जीव एक बहुकोश की है या एक कोश की है, वो भी टूट ही रही है, यहाँ विखंडन, यहाँ खंडन हो रहा। विखंडन और खंडन में क्या अंतर है, विखंडन का मतलब जैसे आप देख लीजिएगा हाइड्रा, क्या देख लीजिएगा, हाइड्रा, हाइड्रा आपने बुक में बना हुआ इसलिए हाइड्रा को समझा रहे हैं। हाइड्रा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हाइड्रा है ऐसे करके, ठीक है ना, अब यहाँ से मान लीजिए ये कि ऐसे कोई बर्ड्स निकल गया, ठीक है ना, बर्ड्स निकल गया, अब हुआ क्या कि ये धीरे धीरे चल के आगे क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर आगे क्या होगा, और बड़ा हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा ना ये इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा। यानी खंडन हुआ कि नहीं हुआ, खंडन हुआ कि नहीं हुआ, यानी जो एक पूरा शेप था उसमें से टूट के अलग हुआ कि नहीं हुआ, तो जो खंडित होकर के अलग हुआ वो भी एक नया जीव बना लिया, क्या बना लिया, नया जीव। इसमें इंपॉर्टेंट जैसे
आप कह लीजिए हाइड्रा कह लीजिए, इलोथ्रिक्स कह लीजिए, ठीक है, राइजोपस कह लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बस ऐसे फिगर बनाना है, फिगर बना करके 2 लाइन लिखना है, 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। हेडिंग वही रहे जो हेडिंग मैंने बता रखा है, वो हेडिंग नहीं तोड़ना चाहिए, वो हेडिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद लिखा पुनरुद्ध भवन, बेटा तुम्हारे रीजनरेशन लिखा होगा, पुनरुद्ध भवन लिखा है। पुनरुद्ध भवन का क्या मतलब होता है? पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन, विखंडन और रीजनरेशन दोनों सेम सेम समझिएगा, ठीक है। रीजनरेशन मतलब होता है जो अपने ही टूट करके पुनः अपने को बना ले, एक नया बना ले टूट के। जैसे हम लोग के अंदर रीजनरेशन की क्षमता सबसे तेज हमारे शरीर में किस अंग में होती है? किसमें होती है? किसमें होती है? बाल नहीं, बाल निर्जीव माना जाता है। किसमें होती है? लीवर में। किसमें होती है? लीवर में। लीवर अगर टूट गया, कट गया तो बहुत तेज कवर कर लेता है। रीजनरेशन मतलब पुनः बना लेगा, ठीक है ना। और ब्रेन के अंदर रीजनरेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी रीजनरेशन है पुनरुद्ध भवन, यानी अपने जैसी ही बना लेना, यानी यहाँ से टूटा पुनः वो एक बड़ा सा अपने जैसा प्लांट बना ले, या अपने जैसा कोई अमीबा वगैरह ऐसे बना ले, उसको रीजनरेशन कहते हैं। इसमें भी इम्पॉर्टेंट वही है, 2-3 पार्ट, जैसे हाइड्रा प्लेनेरिया वगैरह होती हैं, वही होती हैं। फिर इसके बाद देखिएगा मुकुलन। मुकुलन मतलब अभी हमने बताया, जैसे ईस्ट ले लीजिए, हाइड्रा ले लीजिए, सेम ना, सब मिलते जुलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कुछ में कुछ ज्यादा लिखना, लिखना नहीं है, लिखना वही रहता, बस लिखने का तरीका तुम्हारा थोड़ा अलग होना चाहिए, ठीक है ना, बस ये ध्यान देना। कायिक प्रवर्धन, अब कायिक प्रवर्धन थोड़ा देखिएगा। कायिक प्रवर्धन का मतलब है, जैसे आप लोग गन्ना, गन्ना होता है ना, कितने लोग गन्ना खाते हैं? खाते हैं गन्ना ना। और ध्यान दीजिएगा, गन्ना का मतलब क्या होगा, मेरा कहने का मतलब है, अब जैसे गन्ना तुम लोग ले लेते हो ना, ऐसे गन्ना ले लिए, ठीक है, ये मान लीजिए उसका खंड खंड है ना, खेत में क्या करते हैं लोग, यहाँ से काट देंगे, क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे, ये वाला पार्ट एक हो गया, ये वाला पार्ट एक हो गया, उसको खेत में गए, गड्ढा वगैरह किए, उसमें डाल दिए, क्या किए, उसमें डाल दिए। तो डालने के बाद देखेंगे यहाँ जो इसकी यहाँ पार्ट होती है, जहाँ बर्ड्स निकलते छोटे छोटे ना, वो एक गन्ने का रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? गन्ने का रूप धारण। कायिक का मतलब होता है बॉडी, बॉडी का मतलब शरीर, उसकी शरीर को काट करके अलग जगह रख दिया जाए या शिफ्ट कर दिया जाए, उससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाना ही क्या कहलाता है? कायिक। समझ गए ना, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसके बाद अंतिम है बीजाणु द्वारा। बीजाणु द्वारा मतलब वही होता है जो राइजोपस वगैरह छोटे छोटे कण होते हैं, ये नहीं पूछता। इसमें याद रखना क्या क्या पूछता है, पहली पॉइंट विखंडन, दूसरा पुनरुद्ध भवन, और उसके बाद मुकुलन, उसके बाद कायिक, ये 2-3 पॉइंट पूछेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पूरा चैप्टर समाप्त। अब आप लोगों को कहीं से कोई डाउट्स हो तो पूरे चैप्टर में पूछ सकते हैं, पूरे चैप्टर में किसी को कहीं से डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं।